जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ। और मेरे साथ मेरे मित्र, मेरे भाई और यहाँ के विद्यार्थी, जो कि बहुत सृजनशील विद्यार्थी हैं। और हर तरफ इनकी क्रिएटिविटी है, या भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, शायरियाँ लिखते हैं। और गज़लें भी इन्होंने लिखना शुरू किया है, और कई सारे लिरिक्स पे को गाया गया है, और काफ़ी प्रशंसा मिली है इन गानों को भी। तो हम इनके बारे में बात करेंगे, बहुत सारे इसके साथ ही बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे। और ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये भी मुझसे बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखिए, मेरा नाम कौस्तुभ राज है। आप सब परिचित नहीं है तो परिचित हो जाएंगे कि वो मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझको लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए जो बोल रहा हूँ सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। बहुत कम। तो मैं प्रतापगढ़ की धरती से आता हूँ। शायर इमरान प्रतापगढ़ी की धरती और अनीस बिहाती दादा की धरती, परवाना प्रतापगढ़ी की धरती। तो मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ। और मैं आपको बताऊं, वाकया क्या होता है मेरे जीवन में कि 9वीं 10वीं का समय, जब मैं कक्षा 9 10 में था, फेसबुक चलाया, लोगों को सुनना, पोएट्री पढ़ना, ये सारी चीजें जब शुरुआत हुई, तो एक दिन एक पटल पे मैसेज आता है। मैसेज उतरता है कि आप में काव्य सृजन की जो कविता करने की क्षमता है वो अद्भुत है। और मनोज मुंतशिर शुक्ला गीतकार हैं बॉलीवुड के, तो मैंने उनको टैग किया। तो उनने कमेंट किया, तो उनके कमेंट में जिन भाई साहब का उत्तर आया मेरे उत्साहवर्धन में, आज हमारे सामने बैठे हैं। और बड़े सौभाग्य से 5 वर्षों की मित्रता, इन चीजों को मैं खुद भूल गया था। मुझे याद है। आप याद दिला और रहे हैं। 5 वर्षों की मित्रता जो है, आज जाकर के मूल रूप से, शारीरिक रूप से हम दोनों इकट्ठे हुए हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में, और भारत कला भवन हमारे पार्श्व में, आप सब देख सकते हैं। और मेरे मित्र अच्छा। विकास भाई के साथ हम सब बैठे हुए हैं। हम लोगों ने तस्वीरें भी खींची। एक पत्रकार जो होता है और एक साहित्यकार, इन दो लोगों का समाज बनाने में, समाज को सृजित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम लोग पिलर हैं या हम लोग स्तंभ। और हमको जरूरत है कि समाज को एक नई दिशा देने की। आप भी सच बयानी करिए, हम भी सच बयानी करें, तब संसार, तब ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमेशा सजग रहेगी। अच्छा, आपने जैसे शायरी में कहा कि वो सच्चाई जो है वो अखबार नहीं बताते हैं, बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको कि। आज का ये माहौल है, आज तो एक्सप्लेन करना ही नहीं है। एक दौर था जब पत्रों को पढ़ने में, अखबारों को पढ़ने में और मीडिया के टीवी चैनल्स को देखने के लिए बुजुर्ग कहते थे। अभी एक समय दौर आ गया है कि टीवी बंद करने के लिए बुजुर्ग कहते हैं। किसने काम किया, गड़बड़ किया? आप लोगों ने ढंग का काम नहीं किया। हालांकि आप करें, आप कोशिश में करें, सृजनशील है, आपके लिए शेर नहीं था, लेकिन गोदी मीडिया वाले लोगों के लिए ये बात है। तो साहित्य हो, दर्शन हो, पत्रकारिता हो, कोई भी जनता से सवाल पूछने का जो कार्य है, वो मैं समझता हूँ कि सरकार के सत्ता के अधीन नहीं किया जा सकता। और मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ, थोड़ी बहुत जो कोशिश करता हूँ। साहित्य जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी, साहित्य उसको सहारा देता है। क्योंकि जब संसद की सीढ़ी पे चलते हुए जवाहरलाल नेहरू पंडित जी का पैर लड़खड़ाया, तो दिनकर जी खड़े थे। तो दिनकर जी ने कहा कि पंडित जी, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी, तब तक साहित्य और अदब उसको सहारा दे। तो ये हमारा आपका काम है कि जब जब भी राजनीति के लिए कोई बात हो, तो कविता के जरिए, मंच के जरिए, शायरी के जरिए हम अच्छा, अपनी बात। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जो साहित्यकार हैं वो भी एक तरफा बातें कर रहे हैं, तो कितना वही बात जैसे अपने मीडिया को गोदी मीडिया कहा, मैं तो गोदी साहित्यकार भी सहमत होते हूँ, हैं ऐसा इस बात से मैं सहमत हूँ। देखिए राहुल भैया, उसका दो चीजें हैं। अब कवि होने के लिए एक आत्मिक अनुभूति होती है कि आप पहले ही विजन तय कर लें कि आपको बनना क्या है। आपको सत्ता के लिए, सत्ता का दलाल बन के कविता करनी है, या सत्ता की ऐसी बात कर दी कि सत्ता को मलाल हो जाए कि आप उसके विपरीत कविता कर रहे हैं। पहले तो दरबारी कवि हुआ करते थे दरबारी वो। चारण काल, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ मैं, उसमें चारण काल हुआ करता था। तो उसमें पढ़ते थे, उनके लिए दोहे पढ़े जाते थे, जिस राजा के यहाँ कवि रहते थे, तो उसको असरफियां मिल जाती थी। और रही बात, इसका कारण भी है। मैं किसी कवि को बायस्ड नहीं कर सकता, किसी को ये कवि को कह नहीं सकता कि उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है।
कौटिल्य कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं व्यक्ति के, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रधानता अर्थशास्त्र के कौटिल्य ने, चाणक्य ने, तक्षशिला नालंदा आपके शहर के, आपके गांव के, आपके मिट्टी के एक प्रकांड विद्वान ने कहा कि इन 4 पुरुषार्थों में सबसे बड़ा है अर्थ। बुद्ध को भी अर्थ की महत्ता पड़ी। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कितने राजाओं के यहाँ सरसर पट्टे, कहा कि मेरी धर्म के शरण में आओ। तो कवियों को भी यश चाहिए, पैसा चाहिए, तो सरकारों के हवाले गाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ शायर, कुछ कवि मौजूद हैं, जिंदा हैं, जो जनता की पीर गाते हैं। बाबा नागार्जुन के कुछ वंशज हैं। हमारे यहाँ जुमई खां आजाद एक कवि है, प्रतापगढ़ से मैं हूँ। उनकी एक कविता की 4 पंक्तियां हैं कि ऐसी बात ही है, वाकया है कि बीबी ने मियाँ से पूछा कि चूल्हे पे खाली पतीली कब तक चढ़ी रहेगी। बीबी ने मियाँ से पूछा कि चूल्हे पे खाली पतीली कब तक चढ़ी रहेगी। मियाँ ने उत्तर दिया, जब तक बच्चे सो नहीं जाते। आप समझिए, ये उस दरिद्रता को लिखने वाले लोग। अब आज न पतीली का ख्याल है, न मियाँ का ख्याल है, न किसी को बीवी का ख्याल है। लोगों को बीवी का भी ख्याल नहीं है। सॉरी अगर आप समझ रहे सकते हैं। कविता चाटुकारिता की चीजें हो चुकी है, लेकिन मैं मानता हूँ ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और जनता से सवाल करना चाहिए। जनता की बातें सरकारों से पूछनी चाहिए और सरकार के जो मसले हैं वो जनता को सरल भाषा में बताना चाहिए। ऐसा नागार्जुन कह सकते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चुप्पी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ये दिनकर कह सकते हैं कि दो समय की घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये दिनकर जैसा कलेवर वाला आदमी कह सकता है, जो अना का आदमी हो। कैसा है जैसे कि जो सरकारें होती है, जनता उसे चुनते हैं, वोट देकर बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होती कि हर बार वो गलत नहीं होती है। बिल्कुल, वो एक कवि के तौर रूप में सरकार की तारीफ करना क्या हर बार बुराई नहीं होनी चाहिए, हर बार सवाल नहीं होना चाहिए। आपने ये तंज क्यों कहा? आप समझ रहे मैं बायस्ड हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बायस्ड नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस दुनिया में कुछ भी मौलिक नहीं है। सवाल पूछा जाए, इस दुनिया में कुछ भी मौलिक नहीं है और कुछ भी पूर्णता नहीं। ना कोई किसी से कोई पूर्णता समर्थन पा सकता है। कुमार विश्वास मेरे पसंदीदा हुए, सुनिए, उनकी कविता है कि आप पूर्णता किसी से प्रेम नहीं पा सकते। आप पूर्णता किसी का, कोई भी सरकार हिंदुस्तान की राजनीति में पूर्ण बहुमत से नहीं आ सकती है। आप ये समझ लीजिए। इस बंधन में बंधा तो दूजा, तीजा बंधन छूट गया। करवा चौथ मनी तो हमसे, रक्षा बंधन रूठ गया। दिन होली हो रात दिवाली, वो त्योहार नहीं मिलता। इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार नहीं मिलता। तो कभी मत कोशिश करिए कि वो खुश रहे, फला खुश रहे, वो पार्टी नाराज। जो जहन में बात आए, जो दिल में बात आए, जो सही बात आपको जब लगे, आप उसको फॉलो करिए। किसी के कहने से विचारधारा मत बदलिए। आप ये समझिए कि मैं जो विचारधारा ला रहा हूं उसमें मेरा खुद का भी लालच नहीं है। आज हम भारत कला भवन में बैठे हैं, भारत कला भवन के सामने। अभी मैंने मालवीय जी का कुर्ता दिखाया। आप मालवीय जी के कुर्ते में मैंने कहा रफ्फू देखिए। हम आपके लिए अभी ये पीड़ा की बात है, लेकिन उनके लिए आनंद की बात है। उनके लिए गौरव का विषय था कि मैं इतना बड़ा परिसर दे रहा हूं आने वाली संस्कृतियों को पढ़ने के लिए, मेरे कुर्ते में 2-4 दाग अगर रफे हुए तो क्या हुआ? ये संस्कृतियों को पाटेंगे। जो फटी हुई भारत की संस्कृति है, आने वाले बच्चे उस पर धागे चढ़ाएंगे। आज भले ही मेरा कुर्ता फटा हुआ, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। तब हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि अपने पुरखों से, अपनी विरासतों से क्या सीखे। नहीं तो आप सोचिए, बिहार में जाने वाले आपके गांधी और इस देश की आध्यात्मिकता को और चरम पे ले जाने वाले महात्मा गांधी को क्या जरूरत थी कोट पैंट ब्लेजर छोड़ करके धोती कुर्ता पहनने की? लेकिन उन्होंने कहा कि जब इस देश नहीं, सिर्फ एक जनेऊ और ऊपर का भी बस नहीं, सिर्फ नीचे का पहना, और कहा कि जब देश में कुछ लोगों को खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए है, तो मैं अंग्रेजी बाबू नहीं बन सकता, मैं हैट नहीं लगा सकता। आजादी और संघर्ष सत्ता के लिए लोलुपता के विषय नहीं है, ये अंदर की आध्यात्मिकता के विषय है। तब गांधी को समझना चाहिए। और आपकी मैं बात करना चाहता हूँ, आपने ये बहुत अच्छा गीत लिखा था, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने इस गीत को दिया था मेरे मित्र आदित्य मधुकर है, उनको गाने के लिए। तो सबसे पहले उस पर चर्चा मैं चाहता हूँ कि वो 2 लाइन आप
आप अपना गीत अपनी हाँ आवाज। बिल्कुल, उसका गीत है जाने तमन्ना प्यार करो, बैठा रहूं आगोश में तेरे। उससे पहले वाला ये था, ये दूसरा गीत है। उन्होंने 2 गीत गाए आदित्य भाई ने, और एक है दिल तोड़ गए तुम, ख्वाब, ऐसा कंपोज, ख्वाब दिखा कर छोड़ गए तुम, दिल ये हमारा तोड़ गए तुम, शिकायत भी हमसे करते नहीं हो, बगावत भी हमसे करते नहीं हो, मोहब्बत करने को कैसे कहें, शरारत भी हमसे करते नहीं हो, डर को तुम्हारी जाती थी जो उन राहों से नाता तोड़ मुझे गए। ये बहुत पसंद है ये गीत। बहुत आवाज है, आपने जब सुना उसकी आवाज में तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत टैलेंटेड है। उनके भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं, और कोशिश करूंगा कि उनके साथ कुछ बेहतर हो, कुछ बेहतर लिखा जाए। आप अपने गीत को, अपने लिखे हुए गीत को एक सुंदर सा, और एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, वो आदित्य भैया से मिलाने का, आदित्य मधुकर से मिलाने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है, भाई साहब को, क्योंकि इन्हीं की पत्रकारिता मैंने बिहार में पहले आप ही को जाना है, और फिर बोले कि एक मेरे मित्र हैं आदित्य भाई, अगर आप गीत लिखना चाहते हैं, कंपोज करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि कोई सिंगर गाए, हमने कहा हाँ भैया कोई हो तो बता दीजिए। तो आपने मुझे नंबर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आदित्य भैया के माध्यम से, वो तो आप डिजर्व करते हैं। अरे नहीं, उससे ज्यादा आप डिजर्व करते हैं। कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब कि आपने जब अपने बहुत अच्छी अनुभूति है। किसी की लिखी हुई गीत, किसी के लिखे हुए शब्द को जीवंतता, अगर स्वर मिल जाए तो ये बहुत बड़ी गौरव का विषय है। और लिरिसिस्ट बनना मेरा सपना भी है कि मेरे गीत अच्छी सड़कों पे बजे, मोहल्ले में बजे, गलियों में बजे, किसी भारत के किसी अच्छे प्रोग्राम में हो, बच्चा बच्चा गुनगुनाए, गोपाल दास नीरज की श्रेणी में मैं भी गिना जाऊं। ये ऐसी मेरी महत्वाकांक्षा है। साला 3 गीत आपके अभी तक गाए हाँ, एक लास्ट वाला जो रैप है, हाँ रैप भी है, और एक मैं अभी और निकालने की कोशिश में हूँ, थोड़ा सा वो हो जाए। कहीं बनारस के एक मित्र है, कोशिश करते हैं, होता है। तो मैं शुरुआत की नहीं जानना चाहता, तो आपको लगा कि मुझे भी लिखना चाहिए, मैं भी लिख सकता हूँ? ये तो कोई इंसिडेंट है नहीं मेरे साथ की ऐसा कहीं हुआ कि डिप्लोमा का कहीं गया और कोर्स कर लिया, एक दिन में कविता हो गई, ऐसा कुछ होता नहीं। नहीं, लेकिन सिंपल सी अंदर लाइफ से चल रही रहता है ना कि मैं भी जब ये करना चाहिए। लगा। देखिए, मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूँ, फैमिली में मेरे पिताजी इंग्लिश के अध्यापक हैं, तो उनको पोएट्री से, कविता से बहुत लगाव था। हालांकि अंग्रेजी विषय से ज्यादा है, विकास मिलेंगे तो तारीफ ज्यादा होगी। तो हिंदी में मैं आ गया, तो बोले करो, IIT करो। मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा रहा हूँ, तो मेरा एडमिशन भी उन्होंने BCA में कराया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर 6 महीने किया, CUT का एग्जाम दिया, यहाँ हुआ, आ गया। तो बोले PhD, इफ यू वांट टू बी परसुइंग योर PhD देन यू हैव टू चूज योर सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम और योर इंग्लिश लैंग्वेज। हमने कहा डैडी अब जब आग में बैठ ही गया हो तो पूरा स्वाहा होके लिख लूंगा, या तो कुछ सोना बन के ही जाऊंगा, या तो पिघल के भस्म ही हो जाऊंगा। तो बोले ठीक है, इट्स योर लाइफ। लेकिन जो कविता का कलेवर है, जो कविता मैंने सीखी, सृजनशीलता जो सीखी, ये मेरे घर की, परिवार की ही देन है, परवरिश की। पिताजी पढ़ते थे, सुनते थे। तो मेरे प्रतापगढ़ के शायर है, कवि है, निर्जल प्रतापगढ़ी दादा। तो मैं उनकी कविता सुना था, अवधि में मारव सारे के बीसन चट्ठा। तो अवधि में कहा डैडी ये क्या होता है? मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, क्लास 8 में था ना, मैं तब से पढ़ाता था। तो हमने कहा डैडी ये क्या? बोले कविता है। हमने कहा क्या मतलब कविता होती है? ठीक है, कैसे इसको लिखते? बोले कुछ भी लिखो, दुकान पे लेके आओ। तो मैं अपने जीवन की पहली जो कविता थी, वो मेरी दिनचर्या थी कि सुबह उठे हम बोर भई, मंजन किए, दातुन किए, ऐसा कुछ था, याद भी नहीं है मुझको। फिर धीरे धीरे आज गीत में होने लगा, ऐसा कार्यक्रम चला। पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर चुपचाप कही होगी कविता आंखों से अनजान। तब कविता का दर्द समझ नहीं आता है, रियल लव क्या समझ नहीं आता, प्रेम समझ नहीं आता। इसके अलावा आपके बारे में एक और सबसे खास बात है कि आप बहुभाषी साहित्यकार। अरे ये पसंद है मुझको। अंग्रेजी में भी लिखते हैं, हाँ। कविताएं भी आपकी अंग्रेजी में है, उर्दू में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में तो है ही। तो ये मतलब कैसे संभव हो पाता है? जैसे कोई आदमी हिंदी में अगर डीप में चला जाएगा तो सही है। संस्कृत भी जोड़ दीजिए। संस्कृत में भी लिखा हूँ, आपको भेजा नहीं, विकास करा। मैं संस्कृत में भी लिखा हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ कि मेरा आज हो सकता है ना इंटरव्यू उस समय भोजपुरी में भी आ जाए कुछ। कोशिश करूंगा। भोजपुरी 8-8 घंटे सेमिनार कर रहा हूँ। अभी मनोज भावुक दादा आए थे,
ये भोजपुरी अनुशीलन अध्ययन केंद्र में हुआ था। 8 घंटे मैंने सेमिनार उसका अटेंड किया है। बिना समझ, भाषा समझ नहीं आ रही थी, कम ही समझ में आ रही थी, लेकिन भाव समझ में आ रहा था। तो संस्कृत हिंदी बहुत बड़ा कभी भी हुआ नहीं हूँ। आप तो आ गए, ये बड़प्पन है कि आप मुझको सुन रहे हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन कविता होना गोपाल दास नीरज की पंक्तियां हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो मैंने कविता करने का, कविता पढ़ने का ये चुना है। और मैं भाषा से नहीं हूं कि उर्दू को टोपी पहना के मुसलमान बना दिया गया और हिंदू को भगवा रंग का कुर्ता पहना करके हिंदी को हिंदू बना दिया गया। भाषा का कोई मजहब नहीं होता। ये है ना कि मत बांटिए भाषाओं को मजहब के कबीलों में, मत बांटिए भाषाओं को मजहब के कबीलों में। हिंदी के कमल खिलते हैं उर्दू की झीलों में, हिंदी के कमल खिलते हैं उर्दू के जी। मैं तो इस तरीके से पढ़ता हूँ। और तुम्हारी विश्वास की एक लाइन है कि हिंदी और उर्दू में बस हाँ, ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। जमाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो ए उर्दू जबान वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। उसमें ये भी है कि वो ख्वाब देखते हम देखते हैं सपना बस। हाँ, उर्दू और हिंदी में बस फर्क है इतना। हम लोगों की आदत, दादा कुमार विश्वास गुरुदेव, उर्दू और हिंदी में बस फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना। हालांकि मेरे एक प्रोफेसर है शमशीर अली सर, डॉक्टर हबीबुल्ला सर, नाहिदा मैम, डॉक्टर नाहिदा मैम, वो कहती है कौस्तुभ अब तलफ्फुज पे ध्यान दो। तो तलफ्फुज कहने में जुबान अट जाती है लोगों की। हमने कहा तलफ्फुज होता क्या है? तो बोली कि वो जो हिंदी में उच्चारण और इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसी को उर्दू में तलफ्फुज बोलते हैं कि आप बोलेंगे क्या। तो मैं आप सबसे, जो भी देखेंगे मेरे मित्र, आप सबसे कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो अच्छी बोलिए, हिंदी है बेहतर बोलिए, और खूबसूरत बोलिए, अच्छी बोलिए, सुसंस्कृत बोलिए और परिमार्जित रूप से बोलिए। उर्दू भी है बेहतर बोलिए, तलफ्फुज पे ध्यान दीजिए। उर्दू है तो तलफ्फुज पे ध्यान दीजिए, हिंदी है तो उच्चारण पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश है तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, और संस्कृत है तो धातु रूप पकड़िए। प्रोनाउंसिएशन कहा, बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, वो इसीलिए उनका नंबर कट जाता है टेट सुपर टेट में, फिर कटाप मिलाते रहते हैं। यही से आपने प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखा बहुत अच्छा से। प्रोनाउंसिएशन है। मेरे एक सर थे इंग्लिश में, अस्सी सर हुआ करते थे जब मैं पढ़ता था, तो वो डबल को डबल पढ़ते थे, सिंगल को सिंगल पढ़ते थे। मैंने कहा सर ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि ये क्या होता है। मैं अब आपसे भी पूछ सकता हूँ कि आप क्या समझते हैं भैया, पत्रकारिता में क्या सुधार, आप किस आइडियोलॉजी के लेके चलते हैं, कैसी पत्रकारिता होनी चाहिए? पहली बात की आइडियोलॉजी होनी नहीं चाहिए पत्रकारिता में। ये भी बड़ी बात। आपने कहा कौन सी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आइडियोलॉजी हम तो एक आइडियोलॉजी के बंधन में बंद करके सोचेंगे। हम एक आइडियोलॉजी के बंधन में बंद करके चिंतन करेंगे ना, तो हम बायस होकर के चिंतन करेंगे। हमें खुल करके निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। हमें किसी समझिए कि कोई राज्य है, वहां पे एक सरकार है कांग्रेस की, दूसरे राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो हम अगर बीजेपी के समर्थक है, क्या कांग्रेस की सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसके समर्थन इसलिए नहीं करेंगे कि हम बीजेपी के सपोर्टर है? ये तो गलत बात नहीं है। तो आइडियोलॉजी तो होना ही नहीं चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब किसी आप आइडियोलॉजी के बंधन में बन जाते हैं तो अपनी स्वतंत्रता खोने लग जाते हैं। अच्छी बात कही आपने। अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो एकदम खुलकर होनी चाहिए, किसी आइडियोलॉजी के बंधन में बंद करके नहीं होनी चाहिए। और पत्रकारिता आज के समय में एक ट्रेंड बन चुका है, जो जितना बदतमीजी कर दे वो उतना अच्छा पत्रकार है, इतना बड़ा पत्रकार है। ये चीज खत्म होनी चाहिए। टीआरपी का तेज हो गया, पत्रकारिता मुद्दा उलझा रहे हैं आज पत्रकार, मुद्दा सुलझा रही है, बिल्कुल बिल्कुल उलझाने का काम है। अगर आपने ये भगवा डाला है एक गमछा तो आप सनातनी, भगवा दिख रहा है, कुछ भी लाल है, अगर आप पैर रखें तो आप सनातनी हो। ये नहीं कि आप कंफर्टेबल में, आप सनातनी हो। मैं हरा पहन लूं, मुझे हरा नहीं है तो पहन लूं सपोज दैट, तो मैं मजहब परिवर्तन कर चुका हूँ। हमने रंगों से, हाँ तो ये हिंदू का प्रतीक है। फिर वो कविता है ना किसी की कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, कुछ नाम रखे। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, अरे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो जो गुमराह करते हैं, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी? क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या
बाबरी मस्जिद। बुराई इंसान में होती है, किसी बिल्कुल। धर्म में नहीं होती है किसी। बिल्कुल। लड़का जब जन्म लेता है, बच्चा जब आता है 9 महीने गर्भ से, वो जब नया सा रहता है, आप उसको जो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर में जो कुछ भर दो, वायरस भर दो, एंटीवायरस भर दो, वो सब वो सीख लेता है। सब विचारधारा आपका समाज क्रिएट करता है। तो कई बार उन लोगों से मैं तो बहस करने से पहले, किसी को कुछ बताने से पहले ये पूछता हूँ, भाई तुम हो कहाँ से, तुम पढ़े क्या हो, तुम्हारा विषय क्या है। तो पता लग जाता है ना कि अब ये आदमी है, तो अब ये 12 साल का कूड़ा एक दिन में कैसे निकल जाएगा भाई। 128 जीबी तुम्हारी SSD है, और मैं एक एक केवी की फोटो डिलीट कर रहा हूँ सेलेक्ट करके, कहाँ मिटेगा। उसके लिए तो सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा ना। तो सेलेक्ट ऑल तैयार नहीं है। सेलेक्ट ऑल का रिमोट मेरे पास है नहीं। तो ऐसे लोगों से बहस नहीं, क्योंकि ये विषय में इसलिए बोला कि राहुल भैया भी मिले थे तो कह भी रहे थे। एक अभी बैठा तो बीटी पे आगे बोले, अच्छा कविता करते हो, शायरी करते हो, भाई सुनाओ, कुछ सुनाओ। हो सकता है वीडियो में तक पहुंच जाए। हाँ, क्या पता वो पहुंच जाए, देख ले। तो मैं कहूंगा भाई, टिकटॉक वाला, यूट्यूबर वाले, स्टैंड अप वाले जो भी कर रहे हैं, पोइट्री ठीक कर रहे हैं। शायरी उर्दू में, हिंदी में, उर्दू में शायरी करनी है तो कम से कम 1000 शेर जुबानी याद रखो, जो मुझे अभी तक नहीं याद हुए और याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब राहत इंदौरी साहब गए किसी से शेर सीखने एक शायर थे, तो बोले 1000 शेर याद करके आओ। और मजे की बात, राहत इंदौरी साहब ने 1000 शेर याद करे। जावेद अख्तर साहब उर्दू के आज बड़े नाम है, जानिसार अख्तर के बेटे हैं, इनके वालिद रहे जानिसार अख्तर, जावेद अख्तर साहब के। उन्होंने हजारों शेर याद करे। तो आपको सुंदर अदीब बनना है। सब थोड़ा सा जो भी सीखा हूँ बड़े लोगों से वो कहता हूँ कि बहुत सुंदर, अगर आपको अदीब बनना है, बहुत अच्छा सुखनवर बनना है, बहुत अच्छा साहित्यकार बनना है, और बहुत अच्छा वक्ता बनना है। वक्ता बनना है तो अच्छे श्रोता बनिए, और श्रोता बनते समय रिलेट करिए कि ये मैं कहीं बोलूंगा, ये मेरी विचारधारा से मैच कर रहा है कि नहीं। आप उसी में खो मत जाइए, तब तो आप अंधभक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। आप भजन और कीर्तन में आपके अपनी चेतना के साथ उसको सुनिए कि वो कह क्या रहा है, उसकी मनोविश्लेषण को समझिए, उसकी विचारधारा को समझिए। और सुखनवर बनने का मतलब है कि जितना आप भरेंगे उतना आप छलकेंगे, जितना आप भरेंगे उतना आप छलकेंगे। और ज्ञान का सागर वैसे भी अद्भुत है, विशाल है। वो जो है ज्ञान जो है, समुद्र से आप एक मात्र बाल्टी भर निकाल पाते हैं, एक जग भर निकाल पाते हैं, और इसी में आपका काम भी हो जाता है। इसी में आप PhD होल्डर भी हो जाते हैं, इसी में आप भारत रत्न भी हो जाते हैं। इतने ही ज्ञान में कोई पूरा पाया नहीं है आज तक कि लगता हो कि राहुल भैया ये पूरा ब्रह्म ज्ञान में हो गया। और तुलसीदास ने इतने बड़े महाकाव्य रामचरितमानस कवित विवेक एक नहीं मोरे लिखा। इतना लिखने के बाद जब तुलसी बाबा कह रहे हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, तो हम लोग क्या है, सबसे कौन की कागज कोरे। हाँ, कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये बढ़िया है। मतलब वो ही कह रहे हैं कि मुझे कविता करने का रत्ती भर ज्ञान नहीं है। जो आदमी उतना बड़ा महाकाव्य लिख रहा है, बिल्कुल पूरा रामायण को उन्होंने कविता में लिख दिया। वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे अंदर कविता का कौशल नहीं है। उनकी विनम्रता आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। वाराणसी में आप पिछले हाँ, पिछले 3 साल से, इस नवंबर में 3 साल हो गए। तो किस तरीके से आप महत्व को समझते हैं वाराणसी के? बनारस के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है, कहा जा रहा है, और कहा जाता रहेगा। क्योंकि अगर इस देश की सारे राज्यों को, सारी सीमाओं को, सारे धर्म इतिहास ग्रंथ जला दिए जाए और सिर्फ काशी को छोड़ा जाए, तो जब कोई भ्रमण करते हुए आएगा ना, तो पूरे भारत के इतिहास समझेगा। ये बनारस का अस्तित्व है, ये बनारस का वजूद है। जब वो कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास धृतराष्ट्र की सभा में, तो जो 5 गांव मांगते हैं, तो ज्ञान के लिए काशी को मांगते हैं। उस 5 गांव में काशी की भी प्रधानता है। तो काशी बहुत ही प्राचीन सभ्यता वाला शहर रहा है, बहुत ही प्राचीन इसकी संस्कृति रही है, और आज भी इसमें पुरानेपन ने नएपन को इतनी अच्छे से मिला लिया, और नएपन में भी पुरानापन जी रहे हैं। कितने भी बड़े 4G 5G का फोन चला लीजिए, आईफोन वाला, आईफोन चलाता हुआ आदमी भी, रील बनाता हुआ आदमी भी, का हाल गुरु यहाँ पे बोलेगा और गमछा लेके चलेगा। तो पान खाते हुए, खाई के पान बनारस वाला। तो ऐसे लोग, हालांकि शायद अभी टाइम भी हो गया है भारत कला भवन का बंद होने का, आधे घंटे। तो अभी के लिए इंटरव्यू देखिए, फिर कभी मिलेंगे और फिर और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बात जब होगी ना तो ये बहुत लार्ज डायमेंशन पे जाएगी।
इंटरव्यू शायद बहुत बड़ा होता जा रहा है, अगर आप संक्षेप में इसके ऊपर भी भूमिका में। तो बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी चीज़ों को बताया, बहुत बारीकी से आपने चीज़ों का वर्णन किया। कोशिश करेंगे कि आगे भी हमारी बातें होती रहेंगी, आगे भी हम लोग मिलेंगे, इस तरीके से कन्वर्सेशन करेंगे और इसका सार्थक अर्थ निकलेगा, अच्छा संदेश जाएगा हम लोग। तो इसी के साथ मैं हमारे इस कन्वर्सेशन एक बस अंतिम पंक्तियों से बात खत्म करूंगा कि भैया के लिए भी, राहुल भाई के लिए भी, आप पत्रकारिता जिस फील्ड में है आगे बढ़े, शुभकामनाएं हैं आपको कि मुश्किलें अपनी जगह, हौसले अपनी जगह, आंधियां अपनी जगह, घोंसले अपनी जगह, किसी के कहने भर से न बदलो राहें अपनी। मैंने कभी लिखा था कि किसी के कहने भर से न बदलो राहें अपनी, दुनिया अपनी जगह, फैसले अपनी। बहुत खूब। जब फैसले नहीं बदलते हैं, कि आप काफी ऊंचाई तक अपना मुकाम हासिल करें। बहुत बहुत आभार भैया। जब कोई किसी के कहने से फैसले नहीं बदलता तो वही सिद्धार्थ बुद्ध होता है और वही आदमी फिर महात्मा गांधी बनता है। किसी के कहने से जब आप फैसले नहीं बदलते, मोह माया को आप छोड़ करके जब आप अपनी नियति को और अपनी नीति को दोनों को समझ करके चलते हैं, तब आप कुछ अपने लिए सृजित कर पाते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।